नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। इजराइल बोला हम स्थायी युद्ध नहीं चाहते, ईरान बदले रुख तो बातचीत है संभव। इजराइल का बड़ा यू टर्न, बोला अब लक्ष्य ईरान में सत्ता पलटना नहीं। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ईरान में फिर शुरू हुआ सीधा संपर्क। जेडी वेंस बोले भरोसा है ट्रंप पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। ईरान जंग के बीच ट्रंप बोले क्यूबा के साथ जो चाहे कर सकते हैं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच इजरायल ने कहा है कि वो हमेशा चलने वाली जंग नहीं चाहता। भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन अजार ने कहा कि अगर ईरान अपना रुख बदलता है तो युद्ध का कूटनीतिक समाधान भी तलाशा जा सकता है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इजरायल की मंशा ईरान के साथ हमेशा के लिए युद्ध करने की नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान की जवाबी कार्रवाई के बावजूद इजरायल के युद्ध के लक्ष्य नहीं बदले। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिला। हाल ही में हुए ईरान के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजरायली रक्षा बल ने साफ किया है कि अब उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं है। आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफ्रीन ने बताया कि अमेरिका के साथ मिलकर ली गई इस नई रणनीति के तहत इजरायल का मुख्य उद्देश्य अब केवल ईरान की सैन्य क्षमताओं और हथियारों को नष्ट करना है। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सीधे संपर्क की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बड़े अधिकारियों के बीच फिर से सीधे बात करने का रास्ता शुरू हो गया। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच हाल के दिनों में सीधे संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। मीडिया वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी और मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत कितनी गंभीर या ठोस रही। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब दोनों देशों के बीच सीधे संपर्क की जानकारी सामने आई है। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर चल रही मतभेदों की अटकलों के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन किया। जेडी वेंस ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध को संभालने में पिछली गलतियों को दोहराने नहीं देंगे। जेडी वेंस ने कहा कि उन्हें ट्रंप के फैसलों पर पूरा भरोसा है और वो मानते हैं कि इस बार अमेरिका अतीत की रणनीतिक गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ेगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या जेडी वेंस के युद्ध के खिलाफ विचार ट्रंप की नीति से अलग है। गौरतलब है कि 28 फरवरी से ईरान के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद से जेडी वेंस ने अब तक सार्वजनिक रूप से इस युद्ध का साफ समर्थन नहीं किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें क्यूबा को किसी न किसी रूप में अपने नियंत्रण में लेने का सम्मान मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो क्यूबा के साथ जो चाहे कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा एक खूबसूरत द्वीप है और अमेरिका उसके साथ जो चाहे कर सकता है, चाहे उसे आजाद कराना हो या अपने नियंत्रण में लेना हो। काबुल अस्पताल पर हमला, मरने वालों की संख्या 400 पहुंची। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक भीषण हवाई हमले ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। अफगानिस्तान सरकार के अनुसार इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 तक पहुंच गई है, जबकि करीब 250 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान का आरोप है ये हमला पाकिस्तान की सेना ने किया है और इसमें काबुल के अस्पताल को निशाना बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान में किए गए उसके हवाई हमलों में किसी भी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। श्रीलंका ने बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच सप्ताह में 4 दिन का कामकाज कर दिया है। अब बुधवार को सरकारी दफ्तर, स्कूल और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे, यानी बुधवार को ईंधन बचाने के लिए और शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी। ये व्यवस्था फिलहाल लागू की गई है ताकि देश में ईंधन की खपत कम की जा सके। उन्होंने निजी क्षेत्र से भी अपील की है कि वो भी 4 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने पर विचार करें ताकि ईंधन की बचत हो सके। अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान कुछ सरकारी कामकाज अस्थायी रूप से रोक दिए जाएंगे क्योंकि देश संभावित ईंधन कमी के लिए तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी पर बयान क्या पड़ा भारी, ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस। विपक्ष ने लगाया पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप। राहुल गांधी के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी का हवाला देते हुए विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया। विपक्ष का कहना है कि इस नोटिस में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति प्रक्रिया, राहुल गांधी के साथ सार्वजनिक विवाद और कर्नाटक में वोटर्स के नाम हटाए जाने जैसे मुद्दों को उठाया गया है। विपक्ष के मुताबिक 10 पन्नों के इस नोटिस पर कुल 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें लोकसभा के 130 सांसद और राज्यसभा के 63 सांसद शामिल हैं। नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर 7 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार, चुनावी गड़बड़ी की जांच में बाधा डालना और बड़े पैमाने पर वोटर्स को मताधिकार से वंचित करना जैसे आरोप शामिल हैं।
विपक्ष ने अगस्त 2025 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया है जिसमें ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के आरोपों पर टिप्पणी की थी और कहा था वो अपने वोट चोरी के आरोपों पर या तो माफी मांगे या फिर हलफनामा देकर उन्हें साबित करें। विपक्षी दलों का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने जैसी ही सख्त होती है। हटाने की कार्रवाई तभी शुरू होती है जब साबित हो जाए कि उन्हें गलत काम किया या वो अपने काम के लायक नहीं है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाएगी। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के जज और एक वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये समिति अदालत जैसी प्रक्रिया अपनाएगी जिसमें गवाहों से पूछताछ होगी और ज्ञानेश कुमार को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। समिति की रिपोर्ट आने के बाद संसद में इस पर चर्चा और मतदान होगा। लोकसभा में सस्पेंड 8 सांसदों की वापसी संभव, बनी सहमति। ओम बिरला की बैठक के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी। लोकसभा में सस्पेंड किए गए विपक्ष के 8 सांसदों की वापसी का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को इन सांसदों का निलंबन वापस लिया जा सकता है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है। बैठक में यह भी तय हुआ कि सांसद सदन के वेल में जाकर दूसरे पक्ष से टकराव नहीं करेंगे, स्पीकर के मंच की ओर कागज नहीं फेंकेंगे और सचिव जनरल की डेस्क पर जाकर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। 3 फरवरी को लोकसभा में हंगामे के बाद इन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। अब दोनों पक्षों में सहमति के बाद उम्मीद है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने का रास्ता साफ होगा। सोमवार 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार की सभी 5 सीटें, ओडिशा की 3 सीटें और हरियाणा की 1 सीट जीत ली, यानी 9 सीटें अपने नाम कर ली। हालांकि हरियाणा की 2 सीटों की मतगणना में देरी हुई क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। इस बीच कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला और इस मामले में ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि राज्यसभा की कुल 37 सीटें खाली थीं, लेकिन उनमें से 11 पर सिर्फ चुनाव हुआ। बाकी सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। देश में थोक महंगाई ने फरवरी महीने में 11 महीने का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है। इस महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.13% पर पहुंच गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से महंगाई में ये उछाल आया है। हालांकि राहत की बात यह है कि सब्जियों की कीमतों में महीने दर महीने थोड़ी कमी देखने को मिली। 2025 में भगदड़ से लोगों की मौत की बाद से बुरी खबरों में रहे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए अच्छी खबर है। अब IPL 2026 के मैच इस स्टेडियम में खेले जाएंगे। करीब 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद फिर से यहां बड़ा मैच खेला जाएगा। कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक तौर पर IPL 2026 के मैचों की मेजबानी के लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल 4 जून 2025 को RCB की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस मशहूर स्टेडियम में मैच आयोजित करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर स्टेडियम में 28 मार्च को पहला बड़ा मैच खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.